नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन के अवसर पर कई लोगों ने मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं गणेश जोशी ने अपने आवास पर एचडीएफसी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच 20 लाख का चेक वितरित किया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, वे अक्सर गरीब बच्चों और लोगों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। आगे उन्होंने कहा कि इस खास अवसर पर 36 स्कूलों में स्वेटर वितरण किए जा रहे हैं। कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर भी वितरित किए जाएंगे। इनमें से 2-3 विद्यालयों में वे स्वयं जाएंगे। जिसमें से एक दो विद्यालय में मैं भी जाऊंगा, कई जगह मेरी बेटी जा रखी है। वहीं कुछ स्कूलों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में भी एक कार्यक्रम ब्लाइंड बच्चों के साथ में बनाने का रखा है। और आज एचडीएफसी के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें हैं, जो अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, लगभग 20 लाख रुपए के चेक एचडीएफसी के माध्यम से आज मैंने यहां पर वितरित किए हैं, जो उनकी आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के यूके सीडीपी सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न और अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ ही सहकारी समितियों से स्टाफिंग पैटर्न की स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सहकारी विभाग के अंतर्गत कितने पद खाली पड़े हैं, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया गया। आज कोऑपरेटिव की हमने एक समीक्षा बैठक की है और खुशी की बात यह है कि नाबार्ड के सीजन भी आज हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश में हम 1200 स्थानों पे एक वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं किसानों के साथ में, और उनको ये बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, नाबार्ड की क्या क्या योजनाएं हैं, भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, हमको जो है जो बीमा योजनाएं, इनकी सारी जानकारी वहां किसानों को दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास पर अपने जन्मदिन के आयोजित कार्यक्रम में कहा कि शहादत गांधी परिवार की बपौती नहीं है। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसमें जितनी बुद्धि है वह इतने ही बात करेगा। आपको बता दें कि बीते रोज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शहादत को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। अब राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा फहराया, आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 70 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी लाल चौक पर झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत तो इनकी बपौती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है। यूपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अकबर अहमद डंपी सहित 7 लोगों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द-बुर्द और जाली दस्तावेजों से खरीद करने का आरोप है, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अकबर अहमद डंपी के खिलाफ वक्फ अधिनियम के तहत भी केस दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विसारतगंज रामगढ़ में वक्फ के 28 एकड़ जमीन, जो लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की है, वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। शादाब शम्स ने कहा कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इसके बाद नैनीताल के
भवाली थाने में अकबर अहमद डंपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, तो वहीं इसके साथ ही अन्य 7 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और जल्द ही वक्फ बोर्ड अवैध निर्माणों को हटाएगा। नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। उसी में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर के वक्फ माफियाओं के जो अवैध कब्जे थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें 420 भी शामिल है। उन्होंने जिस तरह से रामगढ़ के अंदर नैनीताल में 28 एकड़ से अधिक संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा करके उसे लंबे समय से अपने उसमें लगा के और बड़े घेरा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशों का पालन करते हुए दिनेशपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने अवैध कच्ची शराब विक्रेता अशोक कुमार को वार्ड नंबर 1 से 20 लीटर कच्ची शराब बेचते हुए पकड़कर जेल भेज दिया है। बता दें कि थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि नशे के खिलाफ दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हमारा अभियान जारी है, तो इसी में ही अवैध शराब की बिक्री जो कच्ची शराब रहती है उसमें हमने अशोक कुमार पुत्र विश्वास प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 1 गांधीनगर थाना दिनेशपुर को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो वे राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर उत्तराखंड युवा एकता मंच की ओर से मंगलवार को चलो गोलजू दरबार न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए युवा घोड़ाखाल मंदिर पहुंचे न्याय के देवता गोलजू के समक्ष अर्जी लगाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। पेपर लीक और महिला उत्पीड़न के दोषियों को सजा देने और जोशीमठ भूदसाव में पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए गोलजू महाराज से प्रार्थना भी होगी। इस यात्रा में कई दलों के लोग सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में आज पेपर पे पेपर लीक होते जा रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न होता जा रहा है, हमारी बहन अंकिता भंडारी को भंडारी को अभी तक का न्याय नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड की सरकार जो भी पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदेश का आक्रोशित युवा, प्रदेश का जागरूक वर्ग इकट्ठा हुआ है और यहाँ से लेकर गोलजू मंदिर घोड़ाखाल तक का यात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की मांग, अपने लिए न्याय के लिए यहाँ पर पदयात्रा निकालने के लिए इकट्ठा हुआ। और हमारी मांग है गोलजू देवता से कि उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड के युवाओं को यहाँ पर न्याय मिले। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नर की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध अतिक्रमण पर तत्काल ध्वस्त किए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध कर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस को लाठी फटकार कर उन्हें भगाना पड़ा। लिहाजा नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि नगर निगम से मिली तहरीर के आधार पर 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। ये जो है कमिश्नर साहब और मुझे जो है ये जानकारी मिली थी कि बनफुलपुरा में जो है कुछ अवैध निर्माण जो है वो कराए जा रहे हैं और उसके बाद में कुछ जो है अवैध खनन भी कराया जा रहा है। जो है तुम्हारे बेसमेंट है वहां पर जो बोल्डर्स वगैरह है वो भी वहां से खनन करके बेचे जा रहे हैं। तो उसके आधार पर जो है गोपनीय सूचना के आधार पर कल वहां पे रेड करी गई, तो उसमें पाया गया कि जो है बिना अनुमति के जो है अवैध निर्माण की कार्रवाई वहां चल रही थी, बिना और बड़े स्तर पे हो रही थी। पाया गया और क्या देखिए, कल मुझे सूचना प्राप्त हुई कि लाइन नंबर 8 में और 16 में
कुछ इस तरह के निर्माण हो रहे हैं जो व्यावसायिक नेचर के हैं, जिन पे शटर भी लगा हुआ है, जिन्होंने बेसमेंट को खोद के अवैध खनन की सामग्री को भी बेच डाला है। इसको देखते हुए तत्काल में और आईजी साहब मौके पे पहुंचे थे, पुलिस और इनकी प्राधिकरण और निगम की टीम भी थी। तो पहली बात तो ये, इसमें निगम की भूमिका और प्राधिकरण की भूमिका भी मुझे थोड़ा संदिग्ध लगी, क्योंकि 4 मंजिल की बिल्डिंग बन जाए और ये पता ही तब चले जब 4 मंजिल की बिल्डिंग हो, और वो भी किसी और माध्यम से पता चले, ये उचित नहीं है। क्योंकि पिछले लगातार 7-8 महीने से आप देख रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कहीं भी हो, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, और विशेषकर जब वो कमर्शियल नेचर का है। उत्तराखंड में जन जानकारी कार्यक्रम के तहत रुड़की पहुंचे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सभी विभागों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस बैठक में प्रचार प्रसार न होने के चलते जनप्रतिनिधि से लेकर आम आदमी तक कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं पहुंचा था। यहां तक कि ब्लॉक प्रमुख तक को भी इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे आयोग के अध्यक्ष काफी नाराज नजर आए। बैठक में सबसे पहले उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एडीओ विपिन कंडारी से जब पूछा कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, तो इस दौरान विपिन कंडारी योजनाओं की जानकारी नहीं दे पाए। मैं बता रहा हूं, पहली बैठक है अधिकारियों के, मैं कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हूं, ये बात हकीकत है, क्योंकि मैंने पहले चेतावनी दी आज, और दूसरी बैठक भी मैं 15 दिन के अंदर करूंगा दूसरे ब्लॉक में। हर सोमवार को हम ब्लॉक स्तर पर एक नैनीताल जिले में और एक सोमवार को यहां पर कर रहे हैं। अभी पिछले सोमवार को मैंने रामनगर ब्लॉक में की थी बैठक। जिन अधिकारियों के पास डाटा नहीं है, ये गंभीर बात है, गंभीर विषय में उन अधिकारियों को अभी चेतावनी दी है। अगली बैठक में मैंने बता दिया है, अगर वो अधिकारी डाटा लेकर के नहीं आए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम में आयोजित अनुष्ठान में वो शामिल हुए। अनुष्ठान के बाद विराट कोहली के परिवार ने भंडारा कर संतों को भोजन कराया। तो मैं कभी बीएसएफ में था आईजी, तो हमने उनको वहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बीएसएफ का। तो वैसी वही बातें हैं और कोई नई बात नहीं जी। काफी चर्चा भी हुई, बेटी ने मेरे वहां पर अच्छा है जी, ऑफकोर्स क्यों नहीं अच्छा लगेगा। हाँ। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को तय किया गया, जिसके आधार पर संगठन की तैयारियां की जाएगी। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, ये उनकी रूटीन बैठक है। जैसे उनकी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद से सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हो रही है, जिसके तहत हमारे राज्य में भी कार्य समिति की बैठक कल संपन्न हुई, जिसमें केंद्र की तरह तमाम राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए और संगठन के आगामी कार्यक्रम भी तय किए गए, जिसमें अब जिला कार्य समिति होगी और मंडल कार्य समिति की बैठकें होंगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर रूपरेखा तैयार कर संगठन कार्य करेगा। प्रदेश में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी पारित किए गए, और उन प्रस्तावों को जो हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बूथ स्तर तक उसको पहुंचाने के लिए आगे हमारे अभी जिला कार्य समिति की बैठकें होना सुनिश्चित हुई हैं। उसके बाद हमारे 270 मंडल हमारे प्रदेश के अंदर जो बने हैं, उन मंडलों में मंडल कार्यकारिणी की बैठकें सुनिश्चित होनी है, और उसमें हमारी जो योजना है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो हमारे संगठन के जो कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं आगे के लिए, किस प्रकार से कब कब हमारे के कार्यक्रम संगठन के चलने वाले हैं, उसकी जानकारी बूथ स्तर तक बूथ कार्यकर्ता को पहुंचाए जाने का इसमें तय किया गया है बैठक में। रामनगर आसपास के क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ नशा नहीं रोजगार 2 आयोजन समिति के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, और एक ज्ञापन एसडीएम गौरव चटवाल के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सौंपा है, और नशे के इस अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाने
मांग की है। समिति के संयोजक प्रभात ध्यानी ने बताया कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी इसका शिकार हो रही है, जिससे अपराध और सड़क दुर्घटनाएं जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से एनडीपीएस एक्ट के तहत आबकारी एक्ट बनाए जाने की उसी तरह की मांग की है। साथ ही स्कूलों और कोचिंग सेंटर में जागरूकता अभियान चलाते हुए ज्ञापन पर 15,000 लोगों के हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री को भेजने की बात कही। साथ ही नशे को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। तो नामनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ अब नशा नहीं रोजगार आयोजक समिति के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन भी सौंपा और नशे के इस अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। समिति के संयोजक का कहना है कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी इसका शिकार हो रही है और अपराध समेत सड़क दुर्घटनाएं इसकी वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने सरकार से एनडीपीएस एक्ट की तरह ही आबकारी एक्ट बनाए जाने की भी अब मांग की है। साथ ही स्कूलों और कोचिंग सेंटर में जागरूकता अभियान चलाते हुए ज्ञापन पर 15,000 लोगों के हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री को भेजने की बात कही है। तो वो उसके माध्यम से हमने एक ज्ञापन दिया है कि रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत जो नशे, अवैध नशे के कारण जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे सब लोग चिंतित हैं। और उसी को लेकर के आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड, महानिदेशक उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को एक ज्ञापन भेजा है कि उसमें इस पर प्रभावी रोक लगाया जाए। देहरादून के रायवाला में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सरकार और संगठन में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी समेत मंत्रियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और संगठन के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं। साथ ही तमाम राजनीतिक प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। प्रदेश भर से पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और सरकार को तमाम जनहित से सुझाव भी दिए गए, जिनको सरकार अमल में लाएगी। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं। एक तरफ जोशीमठ समेत तमाम प्रदेश के मुद्दों को लेकर उनके नेता मुलाकात करते हैं, तो उसके बाद बाहर निकलकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ जैसे संवेदनशील मामले पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि राज्य के हित में और जोशीमठ के हित में सही संदेश नहीं है। कि हम चार धाम यात्रा को पूर्व की भांति जैसे पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड के रूप में हमारी चार धाम यात्रा चली थी और एक रिकॉर्ड बना था कि कितने 2 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने उस यात्रा में भाग लिया। इस और पहले से ही हम लोग इस वर्ष की यात्रा और अच्छी संचालित हो, अप्रैल माह से यात्रा प्रारंभ हुई है, उसके लिए हम हर प्रकार से काम करेंगे। आपदा के स्तर पर हम लोग आपदा कंट्रोल रूम, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम और समाज को हौसला एवं हिम्मत देने का काम भी हमारे संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जोशीमठ में हो रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे लोग धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं। साथ ही एनटीपीसी की परियोजनाओं को भी प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना है कि इसमें सीपीआई और आईएसआई के पदाधिकारी शामिल हैं, जो पहले भी चीन के समर्थन में नारेबाजी कर चुके हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि जोशीमठ एक सीमांत इलाका है, जिसकी सीमाएं चीन के साथ में लगती हैं। माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। बहुत क्लियर हो गया है कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आईएसआ, सीपीआई, ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और शुरू से ही
जब एक नारा लगा था भारत चीन भाई भाई, उस नारे की क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो, और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, चारधाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहां के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं, उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है, आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो प्रचार हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जो कश्मीर विरोधी है, धारा 370 के हटाने का विरोध कर रहे थे और जिनकी वजह से एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान चलते थे, और जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटाने से कुछ होने वाला नहीं, जिनकी वजह से लगभग 40,000 लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी, आज वही कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी जम्मू कश्मीर से कर रही है, जो सीधा सीधा प्रमाण है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है और पहले से बेहतर स्थिति में है। आज इस पर सभी को गर्व है। एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान के नाम से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखाया है, जो कि अब विपक्ष को भी रास नहीं आ रहा। वहां पर जाकर अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध करते थे और जिनके कारण से कश्मीर में एक ऐसा परिदृश्य पैदा हो गया, एक ऐसा परिदृश्य बन गया कि देश के अंदर, एक ही देश के अंदर दो विधान, यानी कि दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान चलते थे, और वो कहते थे कि धारा 370 समाप्त होने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आज वहां पर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का अमन है, जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, और राहुल गांधी भी वहां जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित सजवाण ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार जीएम कोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के आदेश दिए थे, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उधर दूसरी ओर एडीजे कोर्ट कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर 2 फरवरी को भी सुनवाई होनी है। देखिए, यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार ने पुलकित के नार्को टेस्ट का आदेश दिया था। उस आदेश में कुछ तकनीकी कमियों के विरुद्ध पुलकित ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की, और माननीय उच्च न्यायालय ने आज उसमें सुनवाई करते हुए पुलकित के नार्को टेस्ट के संबंध में स्थगन आदेश पारित कर दिया है। देखिए, निचली अदालत में तो यह मामला अब सेशन सुपुर्द कर दिया गया है, और इसमें अब 2 तारीख को अभियुक्त गणों को सत्र न्यायाधीश, जो यहाँ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उनके यहां उपस्थित होना है। खबर लालकुआं से है, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत वन विभाग और ओरिएंटल ट्रेलर्स की संयुक्त टीम ने स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना की, जिसमें लगभग 190 प्रजातियों के पक्षियों को गणना के तहत चयनित किया गया है, जिसमें लगभग 200% प्रवासी पक्षी पाए गए। जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि यह पहला मौका है जब एक संस्था के साथ वन विभाग ने स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना का कार्यक्रम चलाया, जिसमें 190 प्रजातियों के पक्षी शामिल है। साथ ही बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयास काफी सफल रहा। देखिए, तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो है बहुत अच्छा जो है एक हैबिटेट है प्रवासी पक्षियों के लिए, एवं जो है तो यहाँ के रेजिडेंट बर्ड्स हैं उनके लिए। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में बर्ड्स का जो सर्वे है, पहले बहुत पूरा टोटल एक्सक्लूसिव सर्वे हो नहीं पाया है, तो जिसकी वजह से जो है जितनी भी प्रजातियां यहाँ पे बर्ड्स की है, उनका जो है अध्ययन नहीं हो पाया। तो इसी क्रम में इस बार हमारे द्वारा एक ओरिएंटल ट्रेल संस्था है, इनके साथ में जो है इनके कोऑर्डिनेशन में
हमारे द्वारा एक बर्ड काउंट सर्वे जो है वो करवाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम अमित शांकलिया है। मैं फाउंडर ओरिएंटल ट्रेल्स हूँ। हम लोग खुरपता नैनीताल में रहते हैं और वहाँ से हमारा एक कार्यक्रम चलता है और इस दौरान हमने ये फर्स्ट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी सर्वे जो है वो तराई ईस्ट में करवाया है। हमारा भाग्य है कि हम लोगों ने ये एक सपोर्टिव प्रोग्राम तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के साथ हुआ है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट जो हैं कम से कम 6 राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको 12 टीमों में डिवाइड किया गया था। ये पूरे 9 रेंजों में कराए गए हैं। और बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।